नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सार्थक क्लासेस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी यूपीपीएससी, जीडीसी, जीआईसी और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यानी हायर में टोटल हायर को डेडिकेटेड आप लोगों का अपना ऐप आ चुका है। जैसा आप लोग जानते हो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी किया है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है सार्थक क्लासेस का है तो आप गूगल प्ले स्टोर में सार्थक क्लासेस डाल के उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर जो है लगातार क्विज मिल रही, ऑनलाइन क्विज। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन क्विज पर डे आप एक क्विज दे सकते हैं। और आने वाले समय जो परीक्षा से पहले आप लोग के लिए मॉडल पेपर भी मैं वहाँ लेके आऊँगा जीके और जीएस के लिए, जिससे पेपर से पहले आप अपना मूल्यांकन कर सकें। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। यदि अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीसी जीआईसी के अंतर्गत जो साइंस का पार्ट है उस सीरीज़ में। खासकर इस वीडियो को मैं इस तरह से डिज़ाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं वो भी आसानी से इसको समझ सके। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे मूल राशियों से। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। राशियाँ का तात्पर्य क्वांटिटी से। कैसी क्वांटिटी? जैसे हम देखते हैं कि हम दूरी की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशि मतलब ये सब राशियाँ होती हैं और इनमें से मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसको और आसानी समझते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योतिता और पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 ही राशियाँ मूल राशियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य राशि मूल राशि नहीं है। शेष राशियाँ इन राशियों से बनाई जाती हैं। जैसे सपोज दैट लंबाई की अगर बात करें हम, तो अगर हम आपसे कह दें कि भाई आपके घर से सार्थक क्लासेस की सपोज दैट अगर हम आपसे कह दें कि आपका वजन 10 मीटर है तो आप हंसेंगे। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि आपके घर से सार्थक क्लासेस की दूरी 10 किलोग्राम है तब भी आप हंसेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए मूल राशियां हैं, इनको किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता है। सॉरी, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं, तो उसी तरह द्रव्यमान का लंबाई से संबंध नहीं। समय की बात कर लें, अगर मान लीजिए आपका पेपर जो है 3 घंटे का होता है तो ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपका जो पेपर का समय होगा वो 5 मीटर होगा तो आप हंसेंगे। आपके स्वाभाविक हर कोई हंसेगा इसमें। तो ये जो 7 राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योतिता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी राशियां जो है मूल राशियां हैं। जबकि अन्य राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या मूल राशियों से बनाई जाती हैं उनको हम जो है व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की अन्य सभी राशियां, यानी जो अभी हमने 7 राशियों की बात की, इनको छोड़ के सभी राशियां क्या हैं? मूल राशियां नहीं है बल्कि व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न की गई है, बनाई गई है, किससे? मूल राशियों से। ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी हैं जिनको हम कोण और घन कोण के नाम से जानते हैं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अब मात्रक का तात्पर्य है कि मूल राशियों को जिसमें हम मापते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, वजन यानी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। तो मूल राशियों के लिए जो प्रयुक्त होने वाले मात्रक हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमने 7 राशियाँ और 2 पूरक राशियों की बात की, तो इस तरीके से मूल मात्रक भी 7 और 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? देखिए, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा मतलब करंट, जो आपके यहाँ लाइट आती है जिसको हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। देखिए, अगर आप साइंस की स्ट्रीम के नहीं हैं तो आप बोलचाल की भाषा से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, तापमान को केल्विन में नापते हैं। यद्यपि 2 अन्य भी मापक हैं तापमान के, जैसे कि हम फारेनहाइट की बात करते हैं, सेल्सियस की बात करते हैं, लेकिन मूल मात्रक की अगर हम बात करेंगे तापमान में तो केल्विन की हम बात करेंगे। ज्यो तीव्रता की बात करेंगे। ज्यो तीव्रता, जैसे आपने देखा बल्ब चमकता है, लाइट में अपनी चमक होती है, सूरज की अपनी चमक होती है, तो ये तीव्रता है
ज्योति की तीव्रता, ज्योति देखिए ज्योति से बना हुआ है, ठीक है, तो इसको कैंडेला में नापते हैं। और पदार्थ की मात्रा, अगर आप केमिस्ट्री वगैरह कभी पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो है मोल शब्द बहुत यूज होता है, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। मूल मात्रों से जो प्राप्त भौतिक राशि हैं या इसके अतिरिक्त जितने भी सूत्र हैं, फार्मूले हैं, सभी व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण हैं। जैसे सपोज दैट, अभी व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, हम चाल की बात करते हैं, तो देखिए चाल अभी हमने जो शुरू में 7 राशियों की बात की, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसमें नहीं, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे, जैसे हम चाल की बात करते हैं, दाब की बात करते हैं, और या अन्य मात्रक की बात करते हैं, तो अब ये 7 में तो है नहीं, तो ये सभी मात्रक क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे। और चाल कैसे बनेगा, देखिए चाल तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत हम लोगों ने रटा है, बचपन से रटते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अभी चाल किससे बना है, दूरी से और समय से। दूरी देखिए, दूरी को हमने यहाँ पे बात की, दूरी यानी दूरी का तात्पर्य हो गया लंबाई से, तो लंबाई हमारी मूल मात्रक है। और समय भी देखिए यहाँ तीसरे नंबर पे, ये भी मूल मात्रक। तो इस तरीके से चाल का जो मात्रक है वो व्युत्पन्न किया गया, बनाया गया, निकाला गया, किससे, मूल मात्रकों से। कैसे, दूरी बटे समय से, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड से। तो आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा। मूल मात्रक आपके केवल 7 हैं प्लस 2 पूरक राशि है। इसके अतिरिक्त जो भी मात्रक आप देखते हैं वो सभी आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। देखिए एग्जाम में भले ना पूछा जाए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए कुछ चीज़ें एग्जाम में ना आते हुए भी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो आप ये बस मान लीजिए, जिस तरह से मकान बनाते हैं तो पहले नींव भरनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें नींव भरने के आपके काम आएंगी। आगे बात करते हैं, चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, हमने पहले ही बात कर लिया। जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अभी शून्य की तो हमने बात की थी कि आप अपने बिस्तर से उठे, पूरा दिन आपने काम किया, विभिन्न जगहों पर आपने भ्रमण किया, उसके बाद लौट के रात को सोने के लिए थक हार के आप फिर अपने बिस्तर में आ गए। बेड आपका वहीं पर पड़ा था जहाँ पर सुबह, वहीं पर रात को भी पड़ा था, और आप लेटे भी उसी जगह पर। सपोज दैट आपके पीछे कमरे में सफाई होनी है, सुबह आप अपने बिस्तर से उठे और अपना बेड, आपका बेड मान लीजिए पीछे वाले कमरे में था, उसको उठा के आप आगे वाले कमरे में ले आए। तो अब रात को आप आगे वाले कमरे में सो रहे हैं, तो अभी क्या है कि थोड़ी सी दूरी का अंतर हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी, तो ये विस्थापन हो गया। अब अगर बिस्तर आप आगे की ओर ले आए हैं तो विस्थापन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बिस्तर थोड़ा सा पीछे लेके चले गए तो विस्थापन आपका थोड़ा सा निगेटिव आ जाएगा। इसलिए विस्थापन आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो इस तरह देख लिए विस्थापन वास्तव में है क्या है, प्रारंभ और अंत के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, जो कम से कम डिस्टेंस है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जब हम मात्रक की बात करें तो बहुत सारे मात्रक अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे जो प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो इन मात्रक को आपको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको याद ही करनी पड़ती हैं। और शायद यही रीज़न था कि जब हम बचपन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो गुरु जी होते हैं हमारे या अध्यापक होते हैं वो हमें याद कराते हैं, कभी टेबल याद कराते हैं, कभी कुछ और, कभी प्रश्न उत्तर याद कराते हैं, और नहीं याद करते तो मार भी पड़ती थी। खैर अब हम सभी लोग समझदार हो गए तो मारने डांटने वाला कोई है नहीं, हमको अपने मन से ही समझना होगा और करना होगा। तो बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बल की बात कर लें तो बल है, पास्कल है, और इस तरह मतलब एक ही चीज़ की कई सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए बल, दाब, चलिए हम बाद में बात करेंगे, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आगे कर लेंगे। तो बल का मात्रक क्या, न्यूटन है। दाब का मात्रक पास्कल है। विद्युत धारा ओम, ये ओम का साइन है। ओम एक, देखिए साइंस की एक परंपरा है साइंस में कि जिस भी यूनिट को जिसने खोजा है उस वैज्ञानिक को याद रखने के लिए उसी के नाम पर जो है उसका मात्रक बना दिया जाता है। इसलिए थोड़ा सा जो साइंस स्ट्रीम के लोग ने उनको अटपटा लगेगा, लेकिन बल न्यूटन, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। दाब का मात्रक कौन, पास्कल, पास्कल भी आपके एक साइंटिस्ट है। विद्युत धारा का मात्रक ओम, ठीक है। प्रदीप घनत्व, लक्स, आवृत्त, हर्ट्ज, विद्युत आवेश, कूलाम, चुंबकीय फ्लक्स, वेबर, शक्ति, वाट, विभवांतर, वोल्ट, विद्युत धारिता, फैराडे। देखिए टर्मिनोलॉजी भी है, थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा सा इसको गूगल कर लीजिएगा, या मुझे वक्त मिलेगा अगले वीडियो में तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा। अब
न्यूटन ने जो है गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, और ये नियम चाहे आपसे सीधे सीधे ना पूछे जाएं, लेकिन चूंकि आपके यहाँ देखिए जब साइंस का सिलेबस दिया जाता है जीएस का, तो वहाँ पर एक बात लिखी होती है कि अभ्यर्थियों से ये उम्मीद की जाती है कि दिन प्रतिदिन में यूज होने वाली जो घटनाएं हैं उनके विषय में सामान्य ज्ञान होना चाहिए। एक अध्यापक से ऐसी उम्मीद भी की जाती है। तो चाहे यहाँ पर ये जो नियम की हम बात करेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, यहाँ पे आपको क्लियर ना हो, आपको लगे कि हम अटपटा सा पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब क्वेश्चन हमारे बनेंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है बिना बल प्रयोग के अवस्था अथवा गति परिवर्तन असंभव। अब डे बाई डे यूज में हम अगर बात कर लें, इसका यूज कहाँ होता है? सपोज दैट आपका मोबाइल, ठीक है, टेबल पर रखा हुआ है, तो वो टेबल पर रखा रहेगा जब तक कि उसको कोई हटा के दूसरी जगह ना रख दे। अब बात आई हटा के रखना, तो क्या कोई चीज़ ऐसे हट जाएगी? किसी भी चीज़ को हटाने के लिए आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों से कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हल्की वस्तु है तो आपको बल का अनुभव नहीं होगा, लेकिन मोबाइल की जगह अगर मान लीजिए 20 किलो का बांट रखा हो, तब मेज पर उसको हटा के नीचे रखना हो, तब तो आपको लगे ना कि आपने हाँ ताकत लगाई। तो ताकत क्या है? बल है। अब उसी बल को हम अपनी भाषा में ताकत की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला नियम कहता है जो चीज़ जहाँ पर है जैसे वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई धक्का बल ना दिया जाए, ठीक है। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि पृथ्वी घूम रही है, तो वो घूमती ही रहेगी तब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। भाई आप पृथ्वी को भी रोक सकते हैं, आपको ब्रेक लगाना होगा, और ब्रेक लगाने के लिए एक दूसरे सरफेस की ज़रूरत होगी, तो आप बिल्कुल रोक सकते हैं, बशर्ते है कि हमको एक दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। आप दूसरे घर में जाइए, वहाँ से इसको रोकने की कोशिश कीजिए, बल लगाइए, रुक जाएगी। लेकिन ना तो आप जा पाएंगे ना हम जा पाएंगे, तो पृथ्वी घूमती रहेगी, ठीक है। द्वितीय नियम में जो है बल की परिभाषा दी गई है, F = ma, ठीक है। एक्स लिख गया है यहाँ पे, m मिस हो गया है, या F = mx जो भी है आप। तो दूसरा नियम बल की परिभाषा है। बल का मतलब जो भी आप ताकत वगैरह लगाते हैं उसको, उससे आप समझ सकते हैं केवल। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये बहुत अच्छा नियम है। जैसे कि आप किसी को सम्मान देंगे तो अगला व्यक्ति भी आपको सम्मान देगा। आप अगर सपोज दैट आप जा रहे हैं बाहर और कोई व्यक्ति आए, जैसे सपोज दैट मैं जा रहा हूँ बाहर और कोई व्यक्ति आए मुझे कंटा मार देगा, तो क्या हम भी एक कंटा खा लेंगे? नहीं। अरे भाई अगला हमें मारेगा तो हम उसे मारेंगे। तो अगर एक रिएक्शन होगी तो क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। सपोज दैट कोई व्यक्ति अपना सिर दीवार में पटकता है, तो आपने दीवार के मारा सिर में तो चोट आपको भी लगती है, क्योंकि दीवार आपको भी मारती है। अब क्रिया प्रतिक्रिया भी देखिए कि सपोज दैट आपने दीवार में धक्का लगाया, दीवार नहीं हटेगी अपनी जगह से, आप और धक्का लगाएंगे तब भी नहीं हटेगी। कब हटेगी? जब आप इतनी ताकत लगा दें जो दीवार की ताकत है उससे ज़्यादा आपकी ताकत हो जाए तो दीवार गिर जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितनी क्रिया आप लगाएंगे, जितना बल आप किसी के ऊपर आरोपित करेंगे, दूसरी वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल आरोपित करेगी। तो 3 नियम है। प्रथम नियम बिना बल प्रयोग के अवस्था परिवर्तन या गति परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा नियम बल की परिभाषा से संबंधित है, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ। देखिए मात्रकों की पद्धतियाँ मुख्यतः 3 पद्धतियाँ यूज में आती। एक है CGS, या जिसको हम फ्रेंच पद्धति कहते हैं। C का तात्पर्य है सेंटीमीटर से, G का तात्पर्य ग्राम से, और S का तात्पर्य सेकंड से। यानी CGS पद्धति में जो हम मापन करते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में नाप के बताते हैं, वजन को हम जो है द्रव्यमान को ग्राम में बताएंगे, और समय को हम सेकंड में बताएंगे। इस तरह अगर आप MKS पद्धति को, जिसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसमें M का तात्पर्य मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, यानी लंबाई को हम इसमें मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में इसका मेजरमेंट करते हैं, और समय को सेकंड में। इस तरह FPS फुट, पाउंड और सेकंड, ये जो कि ब्रिटिश पद्धति है, इसमें लंबाई को फुट में हम नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। तीनों ही पद्धतियों में समय को हम सेकंड से मापते हैं।
मापन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति जो है उसे एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फुल फॉर्म है इसका। विशेषता देखिए 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, कुल 9 मात्रकों का प्रयोग होता है। दार्शनिक प्रणाली में 10 की घात का प्रयोग किया जाता है। 10 की घात का प्रयोग आपने देखा होगा ना, बहुत आता है कि मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ये सब मात्रक हैं अलग अलग, इनमें 10 की घात का यूज किया जाता है। तो अब देखिए मात्रक की अगर बात करें तो दूरी की कुछ छोटे मात्रक हैं और दूरी की कुछ बड़े मात्रक हैं। प्रमुख जो छोटे मात्रक हैं उसमें है एक माइक्रोन, जिसको म्यू से लिखते हैं, ये जो आपका साइन बना हुआ है म्यू का है, यह है 10⁻⁶ मीटर। एक मिली माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, ये हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 10 की पावर माइनस में, इसका अर्थ क्या होता है? तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर लिखा हुआ है 10 की पावर -2, इसका मतलब है 1/1 के आगे जितनी यहाँ पे पावर लिखी उतना 0, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो हम कहाँ पर लिखेंगे? डिवाइड के नीचे लिखेंगे। फिर से इसको देखते हैं। मान लीजिए 2 नंबर हैं, एक है 10 की पावर 2 और दूसरी है 10 की पावर -2। तो इस 10 पावर 2 का मतलब है एक के आगे जितनी पावर है उतने 0, और अगर 10 पावर -2 है तो इसका मतलब है डिवाइड में एक के आगे जितनी पावर उतने 0, ठीक है, और ऊपर तब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज दैट हम बात करते हैं 10 पावर 3 और 10 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? एक के नीचे सॉरी, ये 10 पावर 3 का मतलब है एक के आगे 30 यानी 1000, और ये माइनस का मतलब है कि डिवाइड में, माइनस का मतलब डिवाइड में एक के आगे जितनी पावर है उतने 0। आई होप पावर आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे, हाँ, एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10 पावर -15 मीटर की। दूरी के कुछ बड़े मात्रकों की अगर हम बात कर लें तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी 10 पावर 16 मीटर। एक नैनो सेकंड किसके बराबर होता है? 10 पावर -9 सेकंड के बराबर। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10 पावर -12 सेकंड के बराबर। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, जी हाँ, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है। आप जानते हैं सूर्य जो है पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है लगभग 500 सेकंड लगता है, ठीक है। तो एक साल में कितनी दूरी प्रकाश चलता होगा? तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश वर्ष कितना बड़ा मात्रक है दूरी का। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम और उनके प्रतिपादक यानी वैज्ञानिक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसने दिया? केल्विन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। गैसों का गतिक सिद्धांत केनियल बर्नौली ने, जिसको बर्नौली प्रमेय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और अंतरिक्ष किरणों की खोज हेस ने की थी। नाभिकीय बलों की उत्पत्ति एच युकावा द्वारा की गई। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया। रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकुरल ने की। एक्स किरणों की खोज रांजन के द्वारा की गई। प्रकाश का विवर्तन फ्रेनल द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस द्वारा, सी हाइगेंस द्वारा। तो ये प्रमुख सिद्धांत हैं जो और वैज्ञानिकों के नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यद्यप बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आगे वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अब मूल बल या प्राकृतिक बल कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, ये प्राकृतिक बल आप इनको कह लीजिए या मूल बल कह लीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अगर विशेषता की बात कर लें, ये एक आकर्षण बल होता है, सार्वत्रिक बल है और ये बहुत ही क्षीण बल होता है। क्षीण बल का मतलब बहुत कमज़ोर बल होता है, इसका शायद हम लोग को अनुभव भी नहीं होता है। और दूसरा बल विद्युत चुंबकीय बल है।
आवेशित कणों के मध्य कार्यरत बल होता है। स्थिर आवेशों के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल गतिशील होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए दो तरीके से, आवेशित कणों के मध्य जो कार्यरत बल है उसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, अगर दो स्थिर आवेश हैं तो उनके मध्य जो बल लगेगा उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जबकि गतिशील दो आवेश अगर गतिशील हो जाते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देखिए घर में पंखा चलता है तो लाइट आती तभी तक चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आवेश मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो जिसके कारण वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये सबसे ही शक्तिशाली बल होते हैं। आपने न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम, इन सब का नाम सुना होगा। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक के अंदर कार्यरत बल होते हैं और ये सर्वाधिक प्रबल बल होते हैं और लघु परास बल होते हैं, बहुत छोटे से क्षेत्र में होते हैं। आपने मान लीजिए कि जब नाभिक की विखंडन होता है, ठीक है, हम लोगों ने सुना, तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और शायद देखिए हमारा जो परमाणु बम का हम नाम सुनते हैं वो नाभिकीय बल के कारण ही इतनी ऊर्जा निकलती है। दो घटना होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, एक परमाणु बम की भी बात आपने सुनी होगी, हाइड्रोजन बम की भी बात सुनी होगी। सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिल रही है, तो ये सबका जो कारण होता है कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बल ही होते हैं। ठीक है, और क्षीण नाभिकीय बल भी जो है लघु परास बल है। तो ये मूल बल है या प्राकृतिक बल है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और इसका सूत्र जो होता है वो E = mc²। m देखिए यहाँ पर E क्या है, ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल जनरली 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 3 के आगे आप 8 जीरो बना लीजिए, उतनी दूरी प्रकाश 1 सेकेंड में चलता है। अब कुछ नियतांक भी आपको याद होने चाहिए, जैसे अवोगाद्रो नंबर या संख्या, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23 मोल। गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल G ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण 8 से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है वो बदलती रहती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप पहाड़ों पे जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी के अंदर अगर नीचे की ओर आप जाते हैं, गड्ढा खोद के कोई गड्ढा करके कोई चीज़ नीचे भेजी जाती है तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो चेंज हुआ करती है। कुछ वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है। देखिए पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है, 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। आदर्श गैस नियतांक इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल या जूल प्रति मोल केल्विन या 1.99 कैलोरी प्रति मोल केल्विन। कार्य क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कार्य हमने किया, अक्सर कार्य की बात हम सुनते हैं, लेकिन वास्तव में कार्य होता क्या है। तो कार्य तब होता है जब आप बल लगा के बल की दिशा में किसी चीज़ को विस्थापित कर देते हैं। अगर आप बल नहीं लगाते हैं या बल लगाने के बावजूद भी विस्थापन नहीं होता है, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो दोनों स्थितियों में किया गया कार्य नील होता है, यानी जीरो होता है। उदाहरण के तौर पर सपोज दैट आपने बल लगाया दीवार को हटाने के लिए। आपने सोचा कि चलिए इस दीवार को धक्का देके थोड़ा सा और धक्का दे देते तो रूम बड़ा हो जाता है, लेकिन आपके धक्का देने से दीवार तो आगे बढ़ी नहीं, अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं हुई, यानी दीवार की स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ का तात्पर्य है मैथ की भाषा में जीरो परिवर्तन। तो कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। ताकत तो आपने बहुत लगाई लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन ना होने की दशा में कार्य क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा, सपोज दैट आपका मोबाइल आपकी टेबल पर रखा हुआ है और आप उसे वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखना चाह रहे थे, लेकिन आपने उसमें हाथ ही नहीं लगाया,
यानी बल आपने उसमें लगाया ही नहीं, तब भी उस स्थिति में कार्य नहीं हुआ, आपका मोबाइल जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा। तो दोनों स्थिति में अगर आपका बल शून्य या विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है। और कार्य के लिए अति आवश्यक राशि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए कभी हम ऊर्जा की बात करेंगे, कभी हम ऊष्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो टर्म अलग अलग हैं, समझेंगे हम इनको, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक हमें एक जैसे दिखेंगे। बहुत सारी ऐसी राशियाँ जिनके नाम अलग अलग हैं लेकिन उनके मात्रक हमें एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जिनके मात्रक एक जैसे हैं तो राशियों के नाम अलग अलग है, तो इनको एक तरीके से आप पर्यायवाची लेके चलिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ऊर्जा जो है कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक राशि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और पावर या सामर्थ्य, अगर आपने जितना कार्य जितने समय में किया तो उसको हम सामर्थ्य कहते हैं। यानी पावर, देखिए पावर को डिफाइन कर सकते हैं ना कि कोई व्यक्ति, अब कैसे निकल, सपोज दैट आप इसको ऐसे समझिए, अगर मुझे एक गड्ढा खोदना हो तो मैं ताकत लगाऊंगा, लेकिन मैं गड्ढा हो सकता है कि उसको 10 घंटे में खोद पाऊँ। उसकी बजाय आप जो है एक जो हाइड्रा मशीन होती है, जेसीबी जिसको हम बोलते हैं, उससे गड्ढा खोदेंगे तो वो हो सकता है कि आधे घंटे में खुद जाए। तो चूंकि मशीन ने कम समय में उतना काम कर दिया तो उसकी पावर क्या ज़्यादा है, और हमने उसी कार्य को करने में अधिक समय लिया सेम कार्य करने को, तो इसका मतलब हमारी पावर कम है। तो पावर कहीं ना कहीं आपकी कार्य करने की क्षमता को इंडिकेट करता है। अगर आप किसी कार्य को जल्दी कर लेते तो आपकी पावर ज़्यादा है, और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को अधिक समय में करता है तो इसका तात्पर्य हो कि अगले व्यक्ति की जो क्षमता है, ठीक है, सामर्थ्य है, पावर है, वो कम है। मात्रा की अगर बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और दोनों को कंबाइंड रूप से अगर हम बात करें तो वाट। ठीक है, अब ऊर्जा की बात कर लेते हैं। देखिए ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति का मतलब जैसे मान लीजिए मोशन में, ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए दौड़ के जो कार्य करने की क्षमता होती है वो गतिज ऊर्जा होगी, और बैठे बैठे अगर कोई काम आप कर ले जाते हैं तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी किसी विशेष पोजीशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा mgh, यानी जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो भी आप डिस्टेंस ले ले, हाइट ले ले, उसको हम स्थितिज ऊर्जा करेंगे। देखिए गतिज ऊर्जा वेग पे डिपेंड करती है, v में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में कहीं पर भी v नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है इस पर भी आप एक नज़र डाल लें, तब हम आगे बात करेंगे। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की अगर बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। अर्थात जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को आप स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को आप गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा रहेगी उतनी। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट है। अब एक देखिए सिंपल तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं तो आपके पास 10 ही रुपये रहेंगे। मान लीजिए आप होटल पे गए, आपको भूख लगी, 5 रुपये का आपने समोसा खा लिया, तो क्या हुआ, 5 रुपये आपके एनर्जी में चेंज हो गए या समोसे में चेंज हो गए, और 5 रुपये आपके पास कैश बचे, लेकिन टोटल है तो 10 ही ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। और इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का जो योग है वो नियत है, कांस्टेंट है। हम लोग भी कहीं ना कहीं से भोजन वगैरह लेते हैं, उसकी एनर्जी अपने बॉडी में आई, उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं काम करने में। ठीक है, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, लेकिन ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, कांस्टेंट है। विद्युत बल्ब, अब देखिए कुछ युक्तियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है,
ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ परिवर्तित हो गई, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई। पंखा क्या करता है, पंखा में आप लाइट देते हैं और वो हमको क्या देता है, हवा के रूप में घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र की तरह काम करता है। तो पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती जलती है, जलना एक रासायनिक क्रिया है, तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ देखिए ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। डायनमो 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 मतलब आप समझ लीजिए जनरेटर एक तरीके से, ठीक है। तो डायनमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ गुणा बताए जा रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए। दो तरीके के होते हैं साइंस में, स्केलर और वेक्टर, या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम अदिश गुणा और सदिश गुणा कहते हैं। अदिश गुणा में डॉट लगाते हैं और वेक्टर देते हैं, तो A इक्वल टू बी डॉट सी, और ये बराबर होता है बी सी कॉस थीटा। और इसी तरह जो सदिश गुणन होता है वो A इक्वल टू ए बी क्रॉस सी, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होती है वो बी सी साइन थीटा होती है। अधिक डीप नहीं जाना हमें, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, यहाँ देखिए कुली द्वारा कृत कार्य की अगर बात कर लें, शून्य होगा जब कुली सीध में चल रहा होगा, सीध में चल रहा होगा, यानी कुली ने सिर में बोझ रख लिया, अब सीधा वो चला जा रहा है, तो इस स्थिति में कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, देखिए जो कार्य होता है उसकी परिभाषा होती है कि आप बल लगाएं और जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो, ठीक है। अगर मान लीजिए अब कुली को ही आप समझ लीजिए, कुली ने बोझ जो रखा हुआ अपने सिर में रखा हुआ, न्यूटन के नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया होगी, यानी बोझा जो है सिर को नीचे की ओर दबाएगा, तो सिर बोझ को किधर दबाएगा, ऊपर की ओर। तो जो बल की दिशा है वो सिर के ऊपर की ओर है, आसमान की ओर। तो कुली अगर बोझा लेके आसमान की ओर जाए, ठीक है, तो कार्य होगा, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। लेकिन कुली किधर जाता है, सामने की ओर जाता है, और बल सिर के ऊपर की ओर लग रहा है, तो कुछ एल टाइप का डायरेक्शन बन रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर समझाता हूँ। मान लीजिए ये कुली है और ये बोझा है, ठीक है, तो बल सिर से लग रहा है ऊपर की ओर, एरो की ओर, बट कुली चलेगा आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल है और ये चलने की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। देखिए 1/4 90 डिग्री होता है, पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है ये पूरा, ठीक है। आधे की बात करें तो 180 डिग्री होता है, और चौथाई की अगर बात करें तो 90 डिग्री होता है। और अब देखिए यहाँ पर कितने 90 डिग्री, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि cos 90 की वैल्यू जो है 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जब कुली सीध में चलेगा तो cos 90 यहाँ पे जो बल होगा वो क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन इंटू cos 90, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कार्य जो है डॉट प्रोडक्ट है, और चूँकि cos 90 की वैल्यू 0 होती, इसलिए कुली द्वारा कृत कार्य शून्य होगा। जब भाई कुली ने काम किया ही नहीं तो पैसे आप क्यों देंगे, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। सब कुली वालों में बहुत एकता होगी, दौड़ा लेंगे। अगर आप उनसे अपना बोझ ढुआते हैं तो पेमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एनर्जी लगी, आप उसके कार्य का पैसा नहीं देंगे, उसकी जो एनर्जी लग रही है कार्य करने को, मतलब आपका बोझा ले जाने के लिए, उसका आप पेमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं जो कि दैनिक जीवन संबंधित घटनाओं पर आधारित है। सबसे पहले कहते हैं द्रव्य या मैटर, कोई भी वस्तु जिसमें भार हो और स्थान घेरे वो सभी वस्तुएं मैटर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। द्रव्य जैसे कि पानी, लोहा, हवा, जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, हर एक चीज़ आपकी मैटर है, द्रव्य है। पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन पृष्ठ तनाव आखिर है क्या, वह बल जो द्रव के पृष्ठ पर खींची हुई काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करता है। आप समझिए पृष्ठ तनाव से कभी देखिए आप कभी आपने देखा, अगर आप गांव से रहते हैं तो अगर गेहूं साफ करने के लिए या चावल साफ करने के लिए पंखा लगा के आप ऊपर से ढेर डालते हैं, तो ढेर कैसे हो जाता है, तिकोना टाइप में हो जाता है, ठीक है। आप चीनी ला के रखते हैं किसी सामान, किसी अगर थाली वगैरह में रखते हैं तो वो उसका भी एक ढेर बन जाता है। लेकिन पानी अगर आप किसी में बर्तन में रखते हैं तो पानी क्या हो जाता है, बराबर सतह में ले लेता है।
देखिए अगर ये जो चीनी या हमने उदाहरण दिया आपको चावल का, इसको अगर आपको समतल करना है तो ऊपर से आपको इसको नीचे की ओर दबाना होगा, हाथ से करना होगा, तब ये समतल होगा। लेकिन क्या पानी को भी आप अपने हाथ से ऐसे बराबर करते हैं? नहीं, अपने आप बराबर हो जाता है। अब पानी को भी तो ऐसे तिकोना रहना चाहिए था, ढेर बन जाना चाहिए था पानी का, लेकिन नहीं बना। इसका मतलब है, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? इसका तात्पर्य कि कोई एक बल है जो पानी को चारों तरफ खींच रहा है, कह रहा है भाई आप बराबर हो जाओ। और यही बल क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करता है। अर्थात ये मान लीजिए तल था, ठीक है, ये पूरा पानी का तल था और इसके जो चारों तरफ बल लग रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। मान लीजिए पानी का सतह था, यहाँ पे काल्पनिक रेखा ले ली, इसके दोनों तरफ पानी में जो बल लग रहा है पृष्ठ के समतल, उसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि कपड़े जब हम डिटर्जेंट में धोते हैं तो जल्दी क्यों साफ हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? तो वहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण। हम आगे बात करेंगे। ससंजक और असंजक बल, दो प्रकार के बल होते हैं। तो देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो कार्यरत बल है उसको हम ससंजक या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ही पदार्थ के अणु, मान लीजिए किसी डिब्बे में तेल रखा हुआ है, सरसों का तेल है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल होंगे किसके होंगे? सरसों के तेल के हुए होंगे। तो दो सरसों के तेल के जो दो कण हैं उनके बीच जो बल लगेगा उसको ससंजक बल कहेंगे। अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो पानी आपको देखें, अगर आप सरसों के तेल में पानी डालें तो अलग से आपको देखेगा, तो पानी की बूंद और जो सरसों के तेल के अणु हैं दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम असंजक बल बोलेंगे। तो इस तरीके से असंजक बल क्या होता है? विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य जो कार्यरत बल है उसको कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सा बनता है, हम बात करेंगे उसमें कि कोई ले लेते हैं कि पानी है और उसमें मरकरी की छड़ डूब हो जाती है, जल का स्तर उसमें क्या होगा, ऊपर की ओर रहेगा नीचे की। तो ऐसे प्रश्न जब आगे आएंगे हम बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे, तब ज़्यादा आसानी समझ में आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रत्यास्थता। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी है। प्रत्यास्थता कुछ भी नहीं, आप ये समझ लीजिए कि बल की सीमा के अंदर इलास्टिसिटी की बात हो रही है। आपने रबड़ वगैरह का देखा, रबड़ की गेंद देखी है, दबा दीजिए, या इलास्टिक की बात आपने देखी होगी, इलास्टिक देखी होगी, इलास्टिक को आप खींच लीजिए फिर छोड़ दीजिए, अपने आकार में आ जाता है। लेकिन कब तक? एक लिमिट के अंदर। अगर आप बहुत तेज खींच देंगे तो फिर वो टूट जाएगी। तो वो टूटने ना पाए उतने बल को हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत। और इलास्टिसिटी से ही आपकी जो है इलास्टिक बनी हुई, जिसको हम रबड़ बोलते हैं। छोटे बच्चों की जो पैंट वगैरह होती है, स्वेटर वगैरह होते हैं, उन सब में देखिए बाँह वगैरह में इलास्टिक ला के डाल दी जाती है। तो इसीलिए इलास्टिक की क्वालिटी होती है कि जब तक आप बल लगाएंगे उसका आकार बदल जाएगा, और बल जब आप हटा लेंगे तो फिर आप पुनः अपने आकार में आ जाएंगे। इसी गुण को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। तो साइंस की भाषा में बात कर लेंगे प्रत्यास्थता सीमा, यानी बल की सीमा जिसके अंदर वस्तु बल हटाने पर अपने पूर्व आकार को प्राप्त कर ले। पदार्थ का गुण है बल लगाने पर आकार और रूप में परिवर्तन होगा और बल हटाने से पुनः वो अपने आकार में आ जाएगी। उदाहरण है इसका इलास्टिक या रबड़ की डोरी है। हुक का नियम, हुक ने बताया था कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियतांक होता है। विकृत का मतलब आकार में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई एक रबड़ की चीज़ है, उसमें आपने बल लगाया तो उसका आकार चेंज हो जाता है। जैसे रबड़ की बॉल है, आप दबाएं तो वो दब जाएगी, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो फिर अपने आकार में आ जाएगी। तो ये विकृति है, कितना विकृति, कितना उसका रूप चेंज हुआ। और प्रतिबल है कि कितना बल आपने आरोपित किया उस क्षेत्रफल में। तो जो बल आपने आरोपित किया और जो परिवर्तन हुआ आकार में, दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, निश्चित होता है। ये हुक का नियम है। अच्छा, दाब क्या है? देखिए दाब बल है। बल को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दिए, यानी कितना बल आपने कहाँ पर लगाया, कितने बड़े क्षेत्रफल में लगाया, तो वो आपका जो है दाब हो गया। दाब का उदाहरण हम लोग, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आप देख लीजिए लोहे की कील आप दीवार में ठोकते हैं, ठीक है, आसानी से लग जाती है। वही मोटी राड अगर आप दीवार में लगाना चाहें हथौड़े से ठोके तो आसानी से नहीं लगती। तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं दाब ही होता है। देखिए यहाँ पर दाब में बल को
आप कितने क्षेत्रफल लगा रहे हैं। अगर क्षेत्रफल कम होगा यानी डिवाइड करने वाली इकाई जो है वो अगर कम होगी तो यहाँ पर हमारा दाब जो है ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सपोज दे दिए 10 न्यूटन का बल आपने लगाया 1 मीटर स्क्वायर में, तो दाब कितना आया 10 आया। लेकिन 10 न्यूटन का बल आपने लगा दिया 5 मीटर स्क्वायर में, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए जब ये क्षेत्रफल यानी डिवाइड करने वाली राशि की क्वांटिटी की जो वैल्यू बढ़ती है तो दाब अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। तो इसी रीजन जो कील होती है उसकी नोक का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है। तो जब आप हथौड़े से हथौड़े से बल लगाते हैं तो दाब उस पर ज़्यादा लगता है और कील आसानी से दीवार में लग जाती है। द्रव दाब किस में नापते हैं, पास्कल में। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। पास्कल नियम क्या है इसको देख लेते हैं। बर्तन में भरे द्रव पर आरोपित बल समान रूप से चारों ओर कार्यरत होता है। यानी सपोज दैट, इसको और आसानी से आप समझिए, ये एक बर्तन है। क्लियर। इसमें हमने ये पानी भर दिया है, ठीक है। तो गहराई के साथ देखिए दाब तो बढ़ेगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इस बर्तन में कोई वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ पर ऊपर से पानी कम है तो दाब कम लगेगा। यही वस्तु और नीचे आ जाएगी तो दाब बढ़ जाएगी क्योंकि ऊपर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी एक लेयर की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें इस लेयर पर, तो इस लेयर की सीध में जितने भी बिंदु होंगे उन पर समान रूप से बल आरोपित होगा, ठीक है। अगर ऊपर की बात कर लें तो इस सीध में जितने बिंदु होंगे उन पर भी बल जो होगा दाब होगा समान होगा। लेकिन गहराई बढ़ने पर जो यहाँ पर दाब लग रहा होगा और जो यहाँ पर दाब लग रहा होगा उसमें अंतर होगा। तो जो पास्कल ने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि बर्तन में भरे द्रव पर आरोपित बल समान रूप से चारों ओर कार्यरत होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, अरे भाई आर्किमिडीज ने सीधे सीधे बताया था कि कोई वस्तु अगर द्रव में डुबोई जाती है, ठीक है, लिक्विड में उसको डुबोया जाता है, थोड़ा आप डुबो रहे हैं या पूरा डुबो रहे हैं, तो उसके बाहर में जो कमी महसूस होगी उस वस्तु द्वारा कितना जो वो द्रव है हटाया गया है उसके भार के बराबर होगा। अर्थात आर्किमिडीज ने यह भी बताया था कि अगर कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटा लेती, द्रव को हटा लेती, तो वो उस द्रव में तैरती रहेगी। रीज़न यही है कि जब कोई तैराक होता है वो पानी में तैरता है, तो अगर नहीं तैरेगा तो उसका तो भार अधिक है और सीधे सीधे उतना पानी वो हटा नहीं पाएगा तो वो डूब जाएगा। तो अब अपने को डूबने से बचाना तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को यहाँ पर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि अब सपोज दैट अगर मैं 10 किलो का हूँ तो मुझे 10 किलो पानी हटाना पड़ेगा। तो अब मेरे भार से तो हटेगा नहीं, तो उसके लिए मुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे। इसलिए तैराक क्या होता है, अपने हाथ पैर चलाता रहता है और वो पानी पर तैरता रहता है। तो यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत आ गया दैनिक जीवन में उपयोग में। अब प्लवन का सिद्धांत बात करते हैं। देखिए जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही प्लवन का सिद्धांत इसको कहते हैं, जो हमने अभी तैरने वाली बात की, ठीक है। तैरने के लिए आवश्यक शर्त जो है वो क्या है, पहला है वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। तो ये प्लवन का सिद्धांत है। अभी जो हमने बात की कहीं ना कहीं आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़ा हुआ। देखिए आर्किमिडीज ने जो बताया था वो ये बताया था कि वस्तु जब किसी द्रव में पूरा या थोड़ा डुबोई जाती तो वस्तु के भार में हमें कमी महसूस होती। कितनी कमी महसूस होगी वो डिपेंड करेगा कि वस्तु ने कितना पानी अपने स्थान से हटाया है। जैसे आपने देखिए कभी आपने अगर कुएं से पानी खींचा हो तो बाल्टी जब पानी के अंदर रहती है तो हल्की लगती है, लेकिन जैसे पानी से ऊपर आती है उसका भार बढ़ जाता है। हल्का इसलिए था कि जितना बाल्टी का भार था उसने उतना पानी अपनी जगह से विस्थापित कर रखा था। और प्लवन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपको तैरना है तो आपको अपने भार के बराबर पानी हटाना पड़ेगा, अपने भार के बराबर कम से कम या उससे अधिक। अगर कम रहेगा तो फिर व्यक्ति डूबेगा। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.013 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक बार दाब किसके बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक मिली बार बराबर होता है 10⁻³ बार। कोणीय वेग, वृत्तीय गति के दौरान कोण में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं और इसे दिया जाता है W = θ/t। खैर इतना डीपली नहीं आएगा।
यहाँ पर W क्या है, कोणीय वेग है, थीटा कोण है, और T क्या है, टाइम है। अभिकेंद्र त्वरण, वृत्तीय गति में त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, v²/r। देखिए अभिकेंद्र बल थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती, जैसे आपको याद होगा बचपन में हम लोग घेरा बना के दौड़ते थे, या एक धागे में पत्थर बांध लेके उसको गोल गोल घुमाते थे, तो यहाँ सब जगह क्या है, वृत्तीय गति हो रही। और वृत्तीय गति, देखिए इसमें गति एक समान होते हुए भी क्या होता है, त्वरण में परिवर्तन होता है। त्वरण परिवर्तन इसलिए होता है कि त्वरण जो दिशा है वो बदल रही होती है, ठीक है। तो वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है उसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और यह कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर का सूत्र क्या होता है, v²/r। v² क्या वेलोसिटी है और r क्या रेडियस है, क्योंकि आप सर्किल में घूमेंगे तो वहाँ पर त्रिज्या होगी, ठीक है। रेखीय वेग समान होते हुए भी लगातार दिशा परिवर्तन के कारण अभिकेंद्र त्वरण एक सदिश राशि हो जाती है। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति के दौरान केंद्र की ओर कार्यरत बल, देखिए अभिकेंद्र बल की बात यहाँ की जा रही है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो वृत्तीय गति के दौरान जो केंद्र की ओर एक बल लगता है, ठीक है। उसको आपने देखिए, आप जब कभी गोल गोल घूमते थे तो आप थोड़ा सा गोले के अंदर की ओर झुके ही रहते थे, ऐसा लगता था कोई आपको केंद्र की ओर, सेंटर की ओर थोड़ा सा खींच रहा है, ठीक है। तो इस बल को, जो केंद्र की ओर बल लगता है, उसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। लेकिन एक अपकेंद्र बल भी होता है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और ये केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य लगता है। आपको बताएं, वैसे ही बाहर के कोई बल एक्चुअल में नहीं कार्य करता है, इसका केवल हमें आभास होता है, इसलिए यह एक आभासी बल है। कौन सा, अपकेंद्र बल। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बल एक आभासी बल है, तो वो है अपकेंद्र बल। घर्षण यानी फ्रिक्शन, संपर्क में रखी दो वस्तुओं की सतह के मध्य जो कार्यरत बल है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। यानी दो सतहों के बीच में रगड़ने से जो बल लगता है, और शायद एक घर्षण ही जिसके कारण हम चल पाते हैं। घर्षण को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है, क्योंकि घर्षण आवश्यक भी है और घर्षण से नुकसान भी है। आवश्यक इसलिए कि अगर घर्षण ना होता तो शायद हम जमीन में चल ना पाते, एक बार फिसल जाते तो फिसलते ही रहते, ठीक है। बुराई इसलिए कि हमारी गाड़ी वगैरह में जो इंजन वगैरह होते चलते, घर्षण के कारण उसके पार्ट घिस जाते, फिर हमको पैसे देके उनको बदलवाना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए घर्षण को एक आवश्यक बुराई के नाम से जाना जाता है। अच्छा, परम शून्य ताप की हम बात करते हैं, जो 0 डिग्री केल्विन है उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मशीन या डिवाइस क्या है, मशीन एक ऐसी युक्ति है जो हमारे कार्य को आसान बना दे। जैसे मान लीजिए पहले पंखा नहीं था, गर्मी होती थी तो लोग हाथ से लेके पंखा करते थे, ठीक, या आज भी हम लोग गर्मी लगती है दुपती कर लेते हैं। अभी पंखा आ गया तो बटन दाब दिए, हवा अच्छा से चलता, बैठे हुए। तो पंखा क्या, मशीन है। गर्मी आती है कूलर लगा लेते हैं, तो एसी लगा लेते हैं, तो एसी कूलर सब क्या है, मशीन है। ठंडी अधिक पड़ती है तो ब्लोअर लगा लेते हैं रूम में, ब्लोअर क्या है, मशीन है, हमारे कार्य को जो आसान कर दे। हर एक हमें कहीं जाना होता है तो पहले लोग पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी आ गई, फिर साइकिल आ गई है, कार आ गई। आज हमें कहीं जाना होता है हम अपनी कार उठाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। उससे भी फास्ट जाना होता है तो प्लेन की टिकट ले लेते हैं, उससे चले जाते हैं। तो ये सब युक्तियाँ मशीन है। सब्जी काटने में हमारी मदद करती है चाकू, तो चाकू भी एक मशीन है, कैंची भी एक मशीन है। तो ये सारी डिवाइस जो हमारे कार्य को आसान बना दे वो सभी क्या है, मशीन है, ठीक है। ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, यानी हीट। तो कोई वस्तु ठंडा या गर्म है, इसकी जो माप है उसको हम कहते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का भी प्रवाह हमेशा अधिक से कम की ओर होता है, यानी गर्म से ठंडे की ओर होता है, ठीक है। तो और अगर आपको उल्टा करना है तो इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जैसे हमारा फ्रिज है भाई, गर्मियों में क्या करता है, चीज़ों को ठंडा कर देता है, ठीक है। तो अभी हम ऊष्मा की बात करते रहे थे कि वस्तु के ठंडेपन या गर्म होने का जो अनुभव है उसको हम ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है।
विपरीत दिशा में अगर आपको प्रवाह कराना है तो वहाँ पर आपको कार्य करना पड़ेगा। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी 1 ग्राम आप जल ले लीजिए, उसको आप गैस में रखिए, उसका टेम्परेचर केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइए, तो उसके लिए जितनी भी आप ऊर्जा दे रहे हैं गैस के माध्यम से या इंडक्शन में रख लीजिए, इंडक्शन के माध्यम से, वो उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है। और विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है, जैसे पानी के लिए कुछ और होगी, उसी की जगह आपको सरसों का तेल 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना तो कुछ अलग होगा। तो अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा जो है अलग अलग होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रकाश की। प्रकाश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं और नियम की अगर बात कर लें तो जो परावर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, चिकने तल द्वारा टकराकर प्रकाश का वापस लौट जाना। एक इसका अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं, बचपन में हम कांच का टुकड़ा लेते हैं, जो शीशा वगैरह था चेहरे देखने वाला टूट जाता है, तो उसको लेके धूप में खड़े होते थे छत में, और उससे बहुत दूर तक थोड़ी शरारत किया करते थे। तो इसमें क्या है, जो शीशा है एक तरफ पॉलिश है तो दूसरी तरफ का तल क्या हो गया, चिकना हो गया। तो जब लाइट उसमें पड़ रही है तो वो वापस लौट जा रही है। तो अगर लाइट पड़ के और वापस उसी तरफ लौट जाती है तो इसको परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर इसी शीशे में पीछे की पॉलिश हटा दी जाए तो प्रकाश पड़ेगा और दूसरी ओर निकल जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं टार्च में क्या होता है, बल्ब लगा होता है और उसके आगे कांच लगा होता है। जब टार्च हम जलाते हैं तो टार्च जो लाइट होती है अंदर से वो निकल के बाहर आ जाती है। तो 2 घटनाएं होती है, एक परावर्तन, एक अपवर्तन। परावर्तन का मतलब है उसी दिशा में लौट जाना, और अपवर्तन का मतलब क्रॉस होकर दूसरी तरफ निकल जाना। क्लियर? परावर्तन के कुछ नियम है। जो आपतित किरण, जो पड़ने वाली लाइट की किरण है, ठीक है, और जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण, वो तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु में होना चाहिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ये क्या है। देखिए, सपोज दैट ये आपका एक कांच है, शीशा मान लीजिए इसको, और ये दूसरी तरफ जो हमने लाइन बना दी इधर पॉलिश। आपने देखा होगा शीशे के पीछे तरफ जो एक कलर कर दिया जाता है। यहाँ से एक लाइट आई, मान लीजिए हमने यहाँ से टॉर्च लगा दी, यहाँ पे पड़ेगी और ये दूसरी तरफ लौट रही है। तो ये वाली किरण जो है इसको हम आपतित यानी पढ़ने वाली लाइट रहे, और ये लौट के वापस जाने वाली है। इस कांच से 90 डिग्री की सीध में जो लाइन खींची जाएगी उसको हम कहेंगे अभिलंब। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिन पहला नियम कि जो ये आपतित किरण है आपकी, जो ये लौटने वाली किरण है परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पे इस कांच पे होने चाहिए और एक ही बिंदु पे होने चाहिए। अर्थात कांच के टुकड़ा आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में समान होने चाहिए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण भी समझ लें। देखिए, आपतित यानी पड़ने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती वो आपतन कोण हुआ, और वापस लौट के जाने वाली यानी परावर्तित किरण हो गई के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनाती उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित लौट के जाने वाली किरण के साथ अभिलंब का कोण परावर्तन कोण, और पड़ने वाली किरण के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा ब्लेड के किनारे लाइट डालो, थोड़ा सा किनारे पे लाइट मुड़ जाती है। तो जो इस तरह के बहुत धारदार किनारे होते हैं, तीक्ष्ण किनारे होते हैं, वहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो थोड़ा सा हम तो जानते हैं ना कि लाइट जो है एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन वहाँ पे लाइट मुड़ जाती है कोण पे जहाँ पे तीक्ष्ण किनारे होते हैं। इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तीक्ष्ण या धारदार किनारों जैसे कि ब्लेड का किनारा पर प्रकाश का मुड़ना या छाया वाले स्थानों पर पहुंचना ही विवर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रकाश द्वारा स्पेक्ट्रम का बनना या प्रकाश जो अपने कंबाइन कलर है उसमें अलग अलग हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जैसे इंद्रधनुष बनता है, या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरह का कांच आ जाता है थोड़ा सा डायमंड टाइप का, उसमें लाइट डालते हैं तो लाइट के कलर में दिखती है। ठीक है, देखिए 7 कलर की लाइट जब आपस में मिला दी जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश। और यही सूर्य का प्रकाश
जब बारिश के दिनों में वर्षा की बूंदें होती, नमी होती, तो इंद्रधनुष बनाता है तो वो अपने 7 अलग अलग कलर में विभक्त हो जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष जैसा आप जानते हैं कि जिधर सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में बनता है। तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहलाता है बिखराव। जैसे ये नहीं कि आपने देखा होगा कि गांव में जब हम लोग बचपन में होते थे या आजकल भी चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए हम बिखेर देते हैं, तो इस तरह लाइट का फैल जाना। इसका उदाहरण कैसे मानते हैं, देखिए जब दिन होता है तो लाइट तो सीधी रेखा में चलता है, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे आ रही वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए और जहाँ पर लाइट की किरणें सीधी नहीं पहुँच रही वहाँ पर अंधेरा होना चाहिए। अर्थात घर के बाहर दिन में, दोपहर में बहुत उजाला होना चाहिए और घर के अंदर जो है बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, बल्ब भी हमें नहीं जला, मतलब घर के अंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, लाइट जहाँ बाहर रही है लेकिन वो घर के अंदर भी उसका प्रकाश पहुंच रहा है, उजाला होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल में जो भी धूल मिट्टी के कण हैं उनसे लाइट टकराती है और टकराने के बाद वो फैल जाती है। तो लाइट का चारों तरफ फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो देखिए लिखा है प्रकाश का माध्यम के कणों द्वारा टकराकर सभी संभावित दिशाओं में फैल जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। उदाहरण, पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देना। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन जो है लाल रंग के प्रकाश का होता है। इसीलिए लाल रंग का प्रकाश चूँकि प्रकीर्णन इसका कम होता है तो दूर तक दिखाई देता है। शायद यही रीज़न है कि जो डेंजरस लाइट है, ठीक है, यह चेतावनी वाली जो लाइट है वो लाल रंग की उपयोग में लाई जाती है कि बहुत दूर से भी कुछ दिखे। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, देखिए अभी हमने परावर्तन की बात की थी और अपवर्तन भी हमने वहाँ बात किया था कि प्रकाश अगर किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, जैसे कि चेहरा देखने वाला जो दर्पण होता है तो उसको हम परावर्तन बोलते हैं प्रकाश का। और अगर इसी दर्पण में पॉलिश न की जाए तो प्रकाश उसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगा, जैसा कि टॉर्च का हमने उदाहरण लिया, तो उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गुजरता है तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी जैसा कि परावर्तन में कुछ नियम थे, अपवर्तन के भी कुछ नियम। कौन कौन से नियम है? सकल माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब हमने बताया कि कांच के तल पर एक आप लंबवत एक लाइन की कल्पना कर लीजिए, ठीक है, उससे एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कांच का ब्लॉक था हमारे पास, पारदर्शी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर लाइट ये आके पड़ रही है तो इस तल से जो लाइन खींची गई लंबवत, ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी, उसको अभिलंब कहेंगे हम। तो ये जो पड़ने वाली लाइट की किरण है लौटने के बाद ये कहाँ जाएगी इसकी बात हो रही है। तो ये आपतित किरण है और ये दूसरी वाली जो निकल के बाहर जा रही है परावर्तित किरण है। तो नियम क्या है देख लेते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जा रही तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर होगी। तो यहाँ पे देखिए माध्यम की बात हो रही है तो इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए ब्लॉक है कांच का, ठीक है, अब ये लाइट की किरण हवा से आ रही थी, कांच में पड़ी और उसके बाद कांच के अंदर जाएगी और उसके बाद फिर बाहर निकलेगी। तो अगर ये बाहर हवा का माध्यम है, विरल माध्यम है, और कांच के अंदर सघन माध्यम है, तो वही कह रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। जबकि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। और दूसरा नियम इसमें स्नेल रूल लागू होता है। स्नेल रूल क्या है, बस आप इतना याद कर लीजिए, साइन आई और साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, डिटेल में नहीं समझना है। व्यतिकरण, समान आवृत्ति और आयाम वाली प्रकाश किरणों के एक साथ चलने से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का अधिक और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का कम हो जाना ही प्रकाश का व्यतिकरण है। यानी देखिए जब दो समान आवृत्ति और आयाम लगभग एक जैसी दो प्रकाश की किरणें साथ साथ चलती हैं, ठीक है, तो उनके कारण एक डिजाइन टाइप की लाइट में बन सकती है। वैसे ये खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके लिए जो लैब होती है वहाँ पे आप अगर न्यूटन्स रिंग वगैरह का एक्सपेरिमेंट होता है तो वहाँ पर रिंग्स बनती हैं। तो चमक ऐसा क्या होगा, कुछ बिंदुओं में चमक होगी और कुछ बिंदुओं में चमक नहीं होगी। कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए जैसे रंगोली टाइप की हम डिजाइन बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये बना दिया हमने, न्यूटन्स रिंग का हम आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक घेरा, ये दूसरा घेरा,
ये तीसरा गिरा। तो इनमें जो लाइन है इनको आप लाइट मान लीजिए, और जहाँ पे हमने लाइन नहीं बनाई बीच का खाली भाग है उसको आप मान लीजिए कि अंधेरा है। तो इस तरह के यानी लाइट में कहीं कहीं प्रकाश होगा, फिर यानी कहीं पर चमक होगा, फिर चमक नहीं होगी, फिर चमक होगी, फिर चमक नहीं होगी। तो इस तरह की जो रचना बन जाती है उसी को हम कहते हैं व्यतिकरण। यानी समान आवृत्ति और आयाम वाली प्रकाश किरणों के एक साथ चलने से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का अधिक और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का कम होना ही व्यतिकरण है। और इसको किससे देखने को हमें मिला था? थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ था 1802 में। 1802 में जो थॉमस साइंटिस्ट थे उन्होंने लेबोरेटरी में पाया कि जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपस में एक साथ चलती हैं तो उनका आपस में उनके टकराव से एक डिजाइन जैसी बन जाती है। यानी कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता हमें दिखती है, यानी कुछ बिंदुओं पर हमें लाइट दिखती है और कुछ बिंदुओं पर लाइट नहीं दिखती। ध्रुवण, दैनिक जीवन में यूज होने वाली एक घटना। ध्रुवण प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवित प्रकाश और एक अध्रुवित प्रकाश। आपने कभी रात को रोड पे सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि सामने से अगर कोई गाड़ी वगैरह आती है तो उसकी लाइट आंखों में बहुत चकाचौंध उत्पन्न करती है। हमें ऐसा लगता है कुछ तीर जैसे आंखों में चुभ रहे हैं और सही से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा प्रकाश जो आंखों पर चौंध उत्पन्न कर दे, ठीक है, उसको हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इससे बचने के लिए एक युक्ति यूज की जाती है जिसको हम फ्लोराइड बोलते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की एक डिवाइस होती है। ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जो आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो वही सारे पॉइंट हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर आपतित किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देखिए इसमें आप बस इतना याद रखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हीरे की चमक का क्या कारण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सीधी सी बात है, हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रांतिक कोण, देखिए समझ लीजिए बस कि आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो जाए और इस कंडीशन में जो आपतित किरण है वो दूसरे माध्यम में न जाके सेम माध्यम में लौट आती है, यानी परावर्तित हो जाती है, इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक फिगर बना के आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ट्रांसपेरेंट कांच का ब्लॉक है, ठीक है। इसमें कोई लाइट है और चूंकि ट्रांसपेरेंट है तो इस किरण को इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अगर ये प्रवेश ना करके सेम उसी माध्यम में लौट जाए तो इसको इसके लिए जो आपतन कोण है, ये वाला कोण है, मतलब आपतित किरण का अवलिम्ब के साथ जो है इसका मान, ठीक है, इसका मान ऐसा होना चाहिए, इसके विपरीत जो परावर्तित किरण है, यहाँ पे किरण परावर्तित हो रही थी, यहाँ तक इसका मान जो 90 डिग्री से अधिक हो जाए। 90 डिग्री से अधिक हो जाने का मतलब है कि ये किरण अंदर न जाकर दूसरे माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। फिर से एक बार थोड़ा और क्लियर करके हम बताते हैं। मान लीजिए ब्लॉक था, ठीक है, कांच का, जब एक किरण पड़ेगी, ठीक है, तो ये लंब है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर यह विलंब की ओर आएगी। इसका मान आप और बढ़ाएंगे तो ये वाली किरण थोड़ा और दूर जाएगी। एक बार इसका मान आप और बढ़ाएंगे और दूर से लाइट डालेंगे तो एक कंडीशन ये है कि लाइट अंदर न जाके सतह पर आएगी, ठीक है, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा और झुका के आप लाइट डालेंगे तो ये किरण अंदर न जाने के बजाय बाहर दूसरे माध्यम में वापस लौट जाएगी। अर्थात वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, उस कंडीशन में परावर्तित किरण माध्यम के अंदर न जाके उसी माध्यम में लौट जाएगी वापस। तो इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। शर्त प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यहाँ पर एक शर्त है कि जो प्रकाश किरण है वो कहाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्राथमिक और द्वितीयक रंग, देखिए प्राथमिक और द्वितीय रंग बढ़ने से पहले जो एक क्रांतिक कोण वाला है, और अभी हमने हीरे की चमक की बात की, इसको और क्लियर समझिए। देखिए इसमें एक शर्त है कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और मोबाइल के माध्यम से स्क्रीन से समझाना थोड़ा जटिल हो जाता है। फिर भी देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। जब एक किरण यहाँ से आएगी लाइट की
ये बाहर वायु का माध्यम है और ये कांच का माध्यम। तो जब किरण, ये लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाएगी तो ये जो अभिलंब है हमारा इसके पास आएगी, और जब ये फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। अगर इस जो आपतित किरण है इसको हम यहाँ से लाएं तो ये इससे निकलने वाली किरण थोड़ा सा और अभिलंब से दूर जाएगी, तो बाहर वाली किरण और बाहर की ओर जाएगी। इस कंडीशन में एक स्थिति ये आएगी, फिर से आपको बता रहे हैं कि ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि समझिएगा, ये किरण हमने डाली लाइट, दूसरी लाइट यहाँ पे आई और यहाँ से निकलने के बजाय जो इसको यहाँ बाहर निकलना था, ये यहाँ ना निकलने के बजाय इसका मान जब 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो ये इसी कांच के अंदर चली जाएगी, और जब कांच के अंदर चली जाएगी तो फिर ये कांच के अंदर घूमती रहेगी। तो हीरे में यही होता है, जब बाहर की लाइट जाती है हीरे के अंदर सघन माध्यम में जाने की तो चली जाती है, सघन माध्यम में उसका जो अंदर से बाहर की ओर लाइट आ रही है, हीरे को छोड़ के जो बाहर आना चाहिए उसका मान जो है 90 डिग्री से अंदर ज़्यादा हो जाता है, और उस कंडीशन में जिस लाइट को बाहर निकलना चाहिए था वो अंदर ही घूमने लगती है। और इस कंडीशन में हीरे में हमें जो है चूँकि लाइट वहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है, तो हीरा हमें बहुत चमकीला प्रतीत होने लगता है। तो हीरे की चमक का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखिए अब बात कर लेते हैं प्राथमिक और द्वितीयक रंग की। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा होते हैं और रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं। द्वितीय रंग जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग होते हैं, जैसे कि लाल और हरा को मिलाएंगे पीला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है। वास्तविकता में अगर आप मिलाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ और रंग मिले, लेकिन प्रकाश की बात हो रही है कि अगर आप जो है लाल और हरा प्रकाश को मिलाएंगे तो पीला प्रकाश बनेगा। नीला और हरा प्रकाश अगर आपस में मिलेंगे तो प्रिसियन नीला बन जाएगा। लाल नीला रंग का प्रकाश मिलेगा तो बैंगनी मिल जाएगा। पूरक रंग, दो रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग अगर सफ़ेद हमें मिल जाए तो उसको हम पूरक रंग कहते हैं, जैसे नीला और पीला मिलाने से सफ़ेद, हरा और मैजेंटा मिलाने से सफ़ेद, लाल और पिकाक ब्लू मिलाने से सफ़ेद होंगे। वास्तविक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग प्रकाश रंगों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? परावर्तन के कारण होता है। महत्वपूर्ण परोक्षोपयोगी तत्व में एक नज़र डाल लेते हैं तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में सबसे अधिक होती है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रकाश रंगों का क्रम जो होता है वो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, यानी विबग्योर। यदि वस्तु सभी 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग कैसा होगा? काला होगा। यदि वह सभी 7 रंगों को परावर्तित कर देती है तो उसका रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटनाएं दैनिक जीवन की अगर बात करें तो समुद्र और आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो कारण है वो है पहला कि नीले रंग का परावर्तन और दूसरा अन्य रंगों का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण होता है। रेगिस्तान की मरीचिका, इसका भी जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए ये पॉइंट आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी कुछ समय के लिए सूर्य का क्षितिज के ऊपर दिखाई पड़ना, इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश डालने पर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश अपने अवयविक कलर में टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है। कलर टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से? प्राथमिक रंग हैं। कौन कौन से प्राथमिक रंग हमने अभी बात कर ली है। सूर्यास्त से पूर्व सूर्य का गहरा नारंगी और लाल दिखाई पड़ना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है कैसा? वायुमंडल न होने के कारण काला। क्यों? वायुमंडल है नहीं तो वहाँ पे वायु प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ। जैसा अभी हमने बात की थी कि भाई बाहर सड़क पे प्रकाश आता है वो दिखना चाहिए, लेकिन दिन में अंदर क्यों उजाला लगता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन होने के लिए वायुमंडल होना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है इसलिए हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। और प्रकाश ऊर्जा जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में प्रवाहित होता है। इन ऊर्जा पैकेट को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। आधुनिक प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? पोलराइड है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसमें आपतित प्रकाश विभिन्न रंगों में अलग अलग पथ से निकलकर स्पेक्ट्रम बनाता है। यह स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? क्योंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में समान होती, परंतु माध्यम जैसे कांच, जल आदि बदलने पर प्रत्येक रंग के प्रकाश की चाल की भिन्न भिन्न हो जाती, तो चाल में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अलग अलग कलर हमें दिखने लगते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी,
अन्य माध्यम से पहले वो निकल जाएगा। और यही कारण है कि प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश विबग्योर क्रम में निकलकर स्पेक्ट्रम बनाता है। विबग्योर क्रम देखिए, अभी हमने आपसे बात की थी ऊपर साइड में, ये देखिए बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आगे बढ़ते हैं, दर्पण और लेंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर आधारित प्रकाशीय युक्ति है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके अतिरिक्त भी होते हैं जिनको हम परवलयी दर्पण या पैराबोलिक मिरर के नाम से भी जानते हैं। अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य कौन कौन से? लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण का तात्पर्य है दाहिने का बाएं और बाएं का दाहिने। और जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो है पार्श्व उत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन का जो प्रतिबिंब है वो बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी प्रतिबिंब बनता है, यानी दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी होगी दर्पण के अंदर भी वो उतनी ही दूर बनेगी। यानी प्रतिबिंब से वास्तविक वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जितनी दूरी आपकी दर्पण से उतनी दूर चूंकि वस्तु बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की वस्तु से जो दूरी हो जाएगी दर्पण की दूरी की डबल हो जाएगी। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हो, दर्पण की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। और किसी कोण पर दो झुके हुए दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये होती 360 डिवाइड बाई जो झुकाव है दर्पण, दोनों दर्पणों का, और उसमें से आपको एक माइनस करना है। देखिए सपोज दैट 2 दर्पण 60 डिग्री पर झुके हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर इनके बीच जो कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये निकालने के लिए आपको 360 को इस एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 60 से 360 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, और उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो कुल कितने बनेंगे? 5। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये दर्पण लेंस में यूज होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता और आभासी बनता है। आभासी का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ से कि उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। सदैव इसके द्वारा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। गाड़ियों में पीछे देखने वाले दर्पण, जिसको हम रिव्यू कहते हैं, के रूप में इनका उपयोग होता है। बहुत दूर की वस्तुओं को पास करके इसमें दिखाया जाता है। सड़क के किनारे लगे जो परावर्तक लैंप हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश को फोकस एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। देखिए जो अवतल दर्पण होता है वो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है उसको फोकस करके एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इसका उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण में, क्योंकि ये क्या करता है पूरी लाइट को एक जगह फोकस कर देता है, यानी एकत्रित कर देता है। जब सूर्य की लाइट एक जगह एकत्रित होगी तो संभव बिल्कुल जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में खगोलीय पिंडों के चित्र खींचने हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण का उपयोग जो डेंटिस्ट होते हैं, नाई की दुकान होती है और जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वहाँ पर किया जाता है। परवलयिक दर्पण का प्रयोग ऑटो वाहनों के हेडलैम्प और सर्च लाइट के बल्ब में किया जाता है। अब हम बात करेंगे लेंस। लेंस भी एक प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। देखिए परावर्तन और अपवर्तन हमने बताया था। अपवर्तन का मतलब है कि लाइट जो लेंस में पड़ेगी वो उसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ निकल जाए तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। लेंस दो वक्र या वक्र और दो वक्र यानी टेढ़े मेढ़े दो हो सकते हैं, या उसमें से एक तल टेढ़ा मेढ़ा हो और एक कैसा हो? समतल हो। तो इस तरीके से दो वक्र या एक वक्र और एक समतल पारदर्शी सतह से मिलकर लेंस का निर्माण हो सकता है। दोनों वक्र पृष्ठों के मध्य जो है एक पारदर्शी माध्यम उपस्थित रहता है, जैसे कांच में कांच है। अब बात करते हैं मानवनेत्र की। तो मानवनेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो कि फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र में जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो रेटिना पर उल्टा बनता है।
नेत्र द्वारा जो कहाँ तक हम देख सकते हैं, तो अनंत दूरी तक देखा जा सकता है। देखिए आप तारे वगैरह सब हम लोग रात को देख लेते हैं, परंतु 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है या बड़ी वस्तुओं को देखने के काम आता है। सूक्ष्मदर्शी पास की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने, या जिसको हम कहते हैं पास की वस्तुएं कैसी होंगी, छोटी होंगी, तो छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है। दृश्यक लेंस, देखिए क्या होता है, जब भी कोई दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी होती है तो उसमें दो लेंस होते हैं, एक दृश्यक लेंस, एक नेत्रिका लेंस। दृश्यक लेंस वह लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, और नेत्रक लेंस वह लेंस होता है जिसके पास में हमारी आँख होती है, जिससे हम देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था 1609 में। लेंस का उपयोग दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और आँखों के दोषों को दूर करने के लिए होता है। क्योंकि आँखों के दोषों की बात हो रही है, तो कौन कौन से आँख के दोष हैं, एक नजर डाल लेते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, ये इसमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए इसको ध्यान रखिए, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखेंगी, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखेंगी, यानी जो दोष होगा वहाँ की वस्तुएं साफ दिखेंगी, जबकि पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। और निकट दृष्टि दोष में के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद दृष्टि वैषम्य क्या है? यह क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देना परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिखाई देना, इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष, दूर और पास दोनों ही वस्तुओं को स्पष्ट न देख पाना, और इसके निवारण के लिए हम फोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। दोस्तों साइंस का वीडियो था, कम से कम 2 बार इसको और आप ज़रूर देखिएगा इसको समझने के लिए। अंत में दोस्तों, अगर आप सार्थक क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप हमारे नंबर 9506543831 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज़ भी हम लाने वाले हैं ऐप के माध्यम से, तो उसको भी हम अवगत करा देंगे आप लोगों को। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।